हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर ऑफ बिहार दरोगा BPSC 2008 से 2020 तक के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ के तहत लगभग 150 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और इसके कई पार्ट्स होंगे जिसको छोटे छोटे पार्ट में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके कई पार्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 76A के तहत, 76A के तहत। और भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन मिलता है आपको आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत। चलिए, और महान्यायवादी जो होते हैं वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है, मतलब अनुच्छेद 76A में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 76 में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है बशर्ते उसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? तो उपराष्ट्रपति को। ये जो टिक मारा हुआ है आप इस पर मत जाइएगा, ये टिक गलत भी हो सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है या राज्यसभा के सभापति को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं। चलिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन बात किया जाए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति, और अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। चलिए, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि ये भारत के महान्यायवादी जो हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं, यही नियुक्त करते हैं, तो हटाने का अधिकार भी इन्हीं के पास है। इसका वर्णन आपको किस में मिलेगा? तो 76 के आर्टिकल 4 में इनको रखने का अधिकार है, तो हटाने का अधिकार भी इन्हीं को है। चलिए, पटना के हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो पटना के हाईकोर्ट की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1913 को हुई। पटना के जो हाईकोर्ट की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई और 1916 में इसका उद्घाटन हुआ। 1916 में इसका उद्घाटन हुआ 3 फरवरी 1916 को। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सूटेबल बैठता है 1916, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, 40 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात की जाए तो 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है वो कितना है? तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षण कितना है? तो 6 सीटों पर आरक्षित सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें उसके लिए आरक्षित है। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसकी अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118 के तहत। समझ में आया? अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार संसद के पास है, और वो भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। चलिए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का। ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित की गई? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी द्वारा वो 25 जून 1975 को घोषित किया गया। कब घोषित किया? 25 जून 1975। और इस टाइम के जो राष्ट्रपति थे वो
फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। याद कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की थी तो उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद। जो भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट करके लिखिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए अब देखते हैं भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं। तो भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि भारत के भाग को ही भारत का अध्याय भी बोलते हैं। भारत के संविधान का अध्याय बोलते हैं। जो संविधान का भाग है उसी को अध्याय भी बोलते हैं। और हमारे पास भाग कितने हैं? 22 भाग, तो अध्याय भी कितने होंगे? 22 होंगे। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन सूटेबल नहीं है। ठीक है, चलिए भारतीय सरकार की दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई? भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई? तो देखिए, सबसे पहले भारत में तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं, ठीक है, भारत में एकल नागरिकता है। लेकिन फिर भी कुछ खास परिस्थिति में कुछ विशिष्ट देशों के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, जो मतलब उन लोगों के लिए जो अनुमोदित सूची में हैं, उनके लिए मतलब उनकी सुरक्षा को देखकर, उनकी चिंताओं को देखकर ये सब जो किया गया है, ये लगभग 2003 के विधेयक में किया गया था। ठीक है, ये नागरिकता बिल लाया गया था, दोहरी नागरिकता बिल 2003 को विधेयक पारित हुआ और 2004 को राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी। कब लगाई? तो 2004 में। ठीक है, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए दोहरी नागरिकता तो नहीं है, ये आपको भी पता है। तो 2003 में एक बिल आया, ठीक है, और 2004 में उसमें राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी। तो इस हिसाब से इसका आंसर नियरेस्ट 2005 मानकर चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें पता नहीं क्यों ये एक बुकलेट है, आपको पता होना चाहिए एक बुकलेट है। और इस बुकलेट में होता क्या है कि ये एक, आपको पता है, इसको मैं बता दूं कि ये खान सर का बुकलेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीचर्स के बुकलेट होते हैं ये क्लास में डिस्कस करते हैं, और जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो उनमें जो एरर होती है वो ये बोल के निकल जाते हैं कि टाइपिंग एरर है, और ये बोल के निकल जाएंगे। वो यहाँ पे सुधरवा भी सकते हैं, बोलेंगे कि बाबू रे ये मेरा गलत है, इसको सुधार लो। ठीक है, तो बुकलेट में दो तरीके से गलती की जाती है। पहला कि क्वेश्चन जो है मेरा कोई कॉपी ना करे, क्योंकि अगर कॉपी करेगा तो वो गलत ही बताएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको तो पता होता है कि हम कहाँ गलती किए हैं, इसीलिए वो अपने वीडियोज़ में उसको मतलब अपने क्लास में उसको सुधार देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होगा वो 2003 या 2004 में होना चाहिए। कब स्वीकृति की गई? तो 2003 या 4 होना चाहिए, लेकिन 5 है तो नियरेस्ट इसको मान के चल सकते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संशोधित आर्टिकल की संख्या देखिए। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल नहीं पूछ रहा है, संशोधित आर्टिकल की संख्या पूछ रहा है, नंबर। तो नंबर से अगर ये संख्या, ये मतलब आर्टिकल पूछता तो 19 से 22 इसका आंसर हो जाता, मतलब ये ऑप्शन आपका हो सकता था। बट यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, तो जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, इस पर खोज पाया हूँ, तो इसमें नंबर आता है 17। कैसे? तो देखिए 19 आर्टिकल में टोटल 12 हैं, 6 खंड ए में और 6 खंड बी में। क्यों? क्योंकि 6 अधिकार जो दिए गए हैं स्वतंत्रता के अधिकार, और उसकी मर्यादाएं भी इसी में दिए गए हैं। तो 6 6 12 ये हो गया। ठीक है, और आपका फिर 20 में एक आर्टिकल है जिसमें 3 खंड हैं, तो एक आर्टिकल ये हो गया। तो 6 6 12 और 20 1 13। ठीक है, और 21 और 22 में 2 आर्टिकल है, तो 13 4 17। इस हिसाब से ये आंसर सही होता है। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यही होना चाहिए कि स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22। चलिए, भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। चलिए, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो भारत के जो राष्ट्रपति थे सबसे लंबे समय तक रहने वाले, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगभग 12 साल रहे थे। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश हुआ और 93 में पास हुआ था। 92 में पेश हुआ और 93 में पास हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो दादर और नागर हवेली जो है भारत का संघीय क्षेत्र है। अभी आपको पता है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश को ही संघीय क्षेत्र बोलते हैं।
तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, अंडमान और निकोबार द्वीप है, चंडीगढ़ है, और दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीप, इन दोनों को मिला के एक ही बना दिया गया, दादर और नागर हवेली और दमन और दीप, ये जो दो थे उन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। चलिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो किसे दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का अगर जगह खाली रहेगा तो वो वहाँ पे कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। इसी तरीके से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, योजना आयोग है, योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं, गैर स्वायत्त कार्यकारी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि ये गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक परामर्शदात्री इकाई, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु होती है। देखिए यहाँ पे भी कुछ एरर है, बात कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय की, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अब सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन 65 नहीं है, 62 है। 62 आपके हाई कोर्ट, हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट हैं इनके जजों की जो रिटायर की एज है वो 62 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क USA में। ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की उम्र है 65 वर्ष। ठीक है, उम्र से याद आया कि कुछ ऐसे हैं जिसके मैं उम्र लिखा देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे हम हाई कोर्ट की तो उसकी उम्र है रिटायरमेंट की, उनके जज की तो 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र है तो 65 वर्ष। ठीक है, और महान्यायवादी महाधिवक्ता जो होता है आपको पता है कि वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करते हैं, तो उनकी कोई उम्र नहीं होती। हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, तो चुनाव आयुक्त के जितने भी होते हैं, मतलब चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हों चाहे अन्य आयुक्त हों, सबका जो एज होता है या तो 65 पहले पुर जाए या फिर 6 वर्ष का उनका मतलब कार्यकाल पुर जाए। कहने का मतलब उनके काम करने का 6 वर्ष ये पूरा हो जाए या 65 वर्ष उनका टोटल एज पूरा हो जाए। ठीक है, इन दोनों में जो पहले हो जाएगा ये, और यही चीज़ आपका है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी यही एज है रिटायरमेंट का, उनका भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी या तो 65 वर्ष पहले पुर जाए या 6 वर्ष पहले पुर जाए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं एवं जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और उनका भी कार्यकाल क्या होता है, यही 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? मतलब हम 3 को इंक्लूड, सबको एक जगह इंक्लूड करके बताने का यही मतलब है कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो, चाहे निर्वाचन आयुक्त हो, उनके मुख्य आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, या फिर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हों, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो भी हैं उनके, राज्य लोक सेवा के अलग होते हैं, मतलब संघ लोक सेवा के जो भी हो, तो 65 और 6 होगा। हाँ, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो हैं उनमें 6 तो रहेगा, बट सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, 62 वर्ष। क्या हो जाएगा, 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए। समझ में आया? मतलब हाई कोर्ट राज्य का है तो 62 वर्ष, और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य का होता है तो 65 वर्ष। ऐसे याद रखेंगे, 65 वर्ष केंद्र में चलता है। ठीक है, 6 वर्ष सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे प्रिंट नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या था। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होते हैं, क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में है राजदूत, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और चौथा है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति सही हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं
वो निर्वाचित होते हैं, नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। लिख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके फिर से, उपराष्ट्रपति, क्योंकि राजदूत, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति या राष्ट्रीय पार्टी अथवा क्या है पार्टी में के रूप में कौन प्रदान करता है? तो आपको पता है स्वीकृति जो होता है चुनाव को राष्ट्रीय पार्टी में, वो चुनाव आयुक्त देता है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं टोटल कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था, हमने 1 से 25 डिस्कस किया है, आपको अच्छा लगा है तो बताइएगा। हम आगे भी इसी तरीके के वीडियो लेकर आएंगे। हमने आज के वीडियो को छोटा इसीलिए रखा कि आप लोग अपना कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।